जय हिंद। आज चालू शुरू करते हैं फिजिक्स चालू शुरू करने से पहले समझते हैं फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स ब्रह्मांड में जितना भी घटना हो रहा है उसी को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के अंतर्गत जैसे कोई वस्तु को हम छोड़ते हैं या नीचे आके गिरता है, क्यों गिरता है, इसी को अध्ययन करना ही कहलाता है क्या, हमारा फिजिक्स कहलाता है। और भी या फिर बरसात के मौसम में जिस तरफ सूरज होता है उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है, इसी को अध्ययन करना है। सब किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। यही सब के अध्ययन करेंगे फिजिक्स में। उसी में एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। किसी चिकने सतह से प्रकाश को टकरा कर वापस आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसी को बारे में आज अध्ययन करेंगे। पर उसी का टॉपिक है, वही टॉपिक है आज प्रकाश का प्रवर्तन। आज उसी को देखते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखते हैं आज प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन देखने से पहले हम आज देखते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है। तब प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर इस पृथ्वी पर अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ता है। अब किसी वस्तु को हम देख लेते हैं कैसे, किसी वस्तु को देख लेते हैं कैसे, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसकी किरण हमारी आंखों पर आके पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। वरना अंधेरे कमरा में जाकर अगर घुसेंगे तो वहाँ पर कोई वस्तु नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। प्रकाश रहेगा तो उसके बाद अंधेरे कमरे में अगर लाइट लेकर जाते हैं तो लाइट अगर मारते हैं तो हमारे चेहरे पर नहीं, वस्तु पर मारते हैं। जब वस्तु पर लाइट मारते हैं तो वहाँ से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रकाश का कुछ नोट पॉइंट भी है, नोट समझते हैं। पर आशा करता हूँ कि आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश के सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप समझते हैं नोट के बारे में। नोट होता कोई चीज़ है। पहला, प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलता है। प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक स्पीड से चलता है, जिसका स्पीड होता है 3 लाख या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना का वेग से प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में इतना मीटर जाना चाहिए, वह होता है प्रकाश। या फिर इसको कहा जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप समझ सकते होंगे कि एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चलता है। इतना स्पीड से प्रकाश चलता है। इसीलिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। 8 मिनट। आप सोच सकते हैं कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला। प्रकाश को आने में सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट लगता है। मिनट बोल रहा है यहाँ, मिनट, लेकिन हमको है क्या, सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 3 लाख चलता है। एक सेकंड में 3 लाख चलता है। हमारा है 8 मिनट। आप सोच सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी। तो हमारा सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है। पहला नोट हो गया। और भी समझते हैं प्रकाश का दूसरा नोट। प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर 200 मीटर अंदर तक प्रकाश की किरण जा सकता है। सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश 200 मीटर अंदर तक नहीं जाएगा तो हमारे समुद्र के अंदर पाए जाने वाला छोटे छोटे पौधे एक
एक कोशिकीय पौधे जो स्वपोषण होता है वह सूर्य का प्रकाश से ही अपना भोजन बनाता है। सूर्य का प्रकाश ही समुद्र के अंदर 200 मीटर तक अंदर सूर्य का प्रकाश जाता है। इसी कारण जो अंदर रहने वाले छोटे छोटे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। यह दूसरा पॉइंट था प्रकाश का नोट पॉइंट। पहला, इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा, यह धरती मतलब समुद्र के अंदर 200 मीटर अंदर गहराई तक इसका सूर्य का प्रकाश जाता है। तीसरा पॉइंट, यह कोई भी माध्यम में प्रकाश जा सकता है। या तो पानी भी हो, पानी के अंदर भी प्रकाश जाएगा, या फिर हवा हो, हवा के अंदर भी प्रकाश भी जाएगा। किसी भी माध्यम में प्रकाश जा सकता है। किसी भी माध्यम में, किसी माध्यम में कम स्पीड हो जाएगा, कोई माध्यम में ज़्यादा स्पीड होगा। जैसे निर्वात में 3 लाख, उसके बाद फिर कांच में आता है 2.5 लाख, ओका से आता है कम, पानी में 2 लाख, धीरे धीरे कमते जाता है, धीरे धीरे कमते जाता है। तो जैसा माध्यम रहेगा वैसा उसमें प्रकाश जाता है। तो प्रकाश का पहला पॉइंट हो गया, पहला नोट पॉइंट। इसका चाल निर्वात में चाल होता है। दूसरा पॉइंट कि यह समुद्र के अंदर 200 मीटर तक जा सकता है समुद्र तक, जिससे कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कोशिकीय पौधा अपना भोजन बना सके सूर्य के प्रकाश से, स्वपोषी पौधे। तीसरा पॉइंट, ये प्रकाश कोई भी माध्यम में गमन कर सकता है, कोई भी माध्यम में गमन कर सकता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में, कि कभी देखे हो अभी ऐसे चलते नहीं देखा है। कारण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। जब तक कि यहाँ पर कोई चमकीला पदार्थ या चमकीला वस्तु रख ना दिया जाए। अगर चमकीला वस्तु रखाएगा तब भाई यह अपना रास्ता मोड़ेगा, वरना यह अपना रास्ता हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। यह तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। इतना ही काफ़ी है प्रकाश के गुण बारे में। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट करके आ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर ही तुम लोग के दिमाग में चला माध्यम होता कौन चीज़ है? माध्यम होता कौन चीज़? माध्यम समझते हैं। माध्यम होता को, जैसे पानी एक तरह का माध्यम है, पूरा पानी। हवा माध्यम है, या फिर हीरा एक प्रकार के माध्यम है। तो सब माध्यम अलग, जितना भी, जैसे अभी हवा का माध्यम अलग है। जब जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, अब यहाँ पे लाइट मारते हैं तो ये हवा में आया और टकरा करके वो हवा में चला गया, तब माध्यम बदल गया कि माध्यम एक ही रहा? माध्यम एक ही है। जिस तरह से गया उसी तरह से चला आया, उसी माध्यम में चला आया। हवा में गया, हवा में चला आया, तो माध्यम एक हुआ। माध्यम समझ गए हो? अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन को कहता है कि किसी भी चिकने सतह से प्रकाश को टकरा कर वापस लौटकर उसी माध्यम में आ जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जिस माध्यम में गया टकरा कर कोई वही माध्यम में चला आया, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। कंसेप्ट को अगर ध्यान से अगर समझ लोगे तो देखो, अगर कंसेप्ट को ध्यान से समझा करो, अगर रटोगे, किताबी भाषा रटोगे, रह जाएगा यहीं पे। इसीलिए कंसेप्ट को समझोगे, अपना भाषा में समझोगे, वहाँ पर एग्जाम हॉल में जा करके अपन भाषा में लिख करके आओगे। इसीलिए जब समझो तो कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अगर मान ले जाए नहीं कोई पॉइंट समझ में आता है, फिर पीछे करो, फिर आगे पीछे करके फिर वो पॉइंट को समझो। अगर अपने भाषा में वो समझ में आ गया तो वहाँ जा कर के बस अपने भाषा में लिख देना। अपन भाषा में अगर लिखा जाएगा ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करो अपने भाषा में समझने के लिए। जो पॉइंट नहीं समझ में आता है वो पॉइंट को फिर पीछे करके देखो, फिर चालू करके देखो, समझ में आएगा। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपतित किरण।
आपतित किरण। इसको से पहले समझते हैं, पहले आपतित किरण पहले क्या होता है। आपतित किरण, मान लेते हैं ये दर्पण है, ये दर्पण है। दर्पण अभी दर्पण नहीं है, अभी एक तरफ से रंगना पड़ेगा। अच्छा, ये रंगाता है कोई जिसे, इस जो रंगाता है उसको बोला जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, यानी कि चांदी के परत इसको पर लेप चढ़ा दिया जाता है। आईना के शीशा के पहले पीछे चांदी के अगर लेप चढ़ा देंगे तो वह बन जाता है दर्पण। अब दर्पण इस तरफ चमकीला हो गया। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश डालेंगे या प्रकाश आवेगा, इधर भागेगा, इधर जितना भी प्रकाश आवेगा ये इस तरफ भागेगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आया, ऊपर हवा है तो हवा में भाग गया, तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आया उसी माध्यम में लौट गया। अब इसी घटना को कहेंगे क्या, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन हम यहाँ लिखाते नहीं हैं, अगर या हम जो बोलते हैं उसी को रोक कर अपना नोट्स कॉपी बनाते जाओ। उससे होगा क्या कि अगर लिखते भी जाओगे उससे याद करने से बेहतर होगा लिख लेना। अगर लिख लोगे तो उससे क्या होगा कि अपने लिखने से रिवाइज भी होते चला जाएगा। इसीलिए रोक करके अपना नोट्स बना लो। इतना पॉइंट लिख देते हैं और इतना पॉइंट हम बता देते हैं, इतना पॉइंट नोट्स बना, रोक करके नोट्स बना लो। जो हम बोलते हैं लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोल देते हैं, उसी को रोक करके और डिफिनेशन बना लो। सब लिख लेगा नोट्स, बाकी सब पॉइंट लिख दिए हैं, उसे नोट्स अपना लिख लेना है। समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आता है दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ समझते हैं है क्या पॉइंट, आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी होता है, जब प्रकाश जिस स्रोत होता है कोई चीज़ जहाँ से निकलता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से निकलता है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च प्रकाश का स्रोत है। अब पानी का स्रोत पूछेगा तो नल हो गया, चापाकल हो गया, या फिर नदी हो गया, ये सब क्या है, पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत। अब पूछेगा हवा का स्रोत, तो जिससे हवा निकलता है हवा का स्रोत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश आता हो। तो यहाँ पे हम टॉर्च मारे हैं, टॉर्च यहाँ से टॉर्च मारे, यहाँ से प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में दोबारा लौट गया है, उसी को कहेंगे इस घटना को ही कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन। आप समझते हैं आपतित किरण, तब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण हो गया डिफिनेशन। जब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, अब आता परावर्तित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस माध्यम में चल जाती है या फिर लौट जाती है, उस लौटने वाली प्रकाश को ही परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण यानी कि इस किरण को अगर नाम दिया जाए तो इसका हो जाएगा परावर्तित किरण। इस किरण को नाम दिया जाए तो ये आने वाली किरण को आपतित किरण। बस अगर डिफिनेशन बनाना हो, मान लो कि एग्जाम हॉल में आ गया तो कैसे लिखोगे, बस प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। टकरा कर दर्पण से टकरा के दोबारा प्रकाश चल जाती है तो जाने वाली प्रकाश को ही परावर्तित किरण कहेंगे। प्रकाश को आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जाओ इसके बाद समझते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया होगा, आप समझते हैं, आप आपतित किरण समझ में आ गया। परावर्तित किरण को पूछेगा आपतित किरण क्या है, तो अपन भाषा में बोलो। अपन भाषा में बोलोगे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, इसीलिए कोशिश करो अपन भाषा में याद करने के लिए। अपन भाषा में याद करो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, इसीलिए कोशिश करो अपन भाषा में। समझते हैं आपतित किरण आने वाली, जब प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। टकरा कर वापस जाने की किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। समझ में आ गया। अब समझते हैं अभिलंब आता है। नॉर्मल अभिलंब होता रियल में नहीं, इसको मान लिया जाता है। अगर नहीं माना जाएगा,
अगर नहीं मानेंगे तो इसको जो न्यूमेरिकल वगैरह आता है न्यूमेरिकल उसको फिर सोल्व नहीं होता है। इसीलिए अभिलंब कोई रियल में नहीं होता है, इसको मान लिया जाता है। अब देखो जैसे अब यहाँ पर दर्पण ले लिए, ऐनक ले लिए, यहाँ टॉर्च मारेंगे तब प्रकाश यहाँ से टकरा करके उधर चल जाएगा, तब बीच में का अभिलंब बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा रेखा, ऐसे किरण बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसको सोल्व करने के लिए, समझने के लिए मान लिया जाए, इसको मान लिया जाता है कि इसको इस तरह से आप में से कल्पना करके काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है। इसका नाम दिया जाता है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब यह हमेशा 90 डिग्री पर होता है, हमेशा 90 डिग्री। अभिलंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। यह एक काल्पनिक रेखा है। अभिलंब कौन सा रेखा है? काल्पनिक रेखा। पर नहीं दिख रहा हूँ, काल्पनिक रेखा। यह एक काल्पनिक रेखा है, रियल में नहीं होता है। रियल में बस दर्पण पर लाइट मारोगे, इधर आवेगा उधर जाएगा टकरा करके, बस ये दोनों दिखबे करेगा, बीच वाला कोई कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसको समझने के लिए, कोण निकालने के लिए अभिलंब होना जरूरी है। बिना अभिलंब के सहारे कोई कोण इसमें नहीं पता कर सकता। इसीलिए बस एक काल्पनिक रेखा कल्पना करके मान दिए, अपने मन से खींच दिए कि ये रेखा है और कुछ नहीं, बस। अब यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं, आपतित किरण समझ में आ गया होगा, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो अभिलंब होता कौन चीज? अभिलंब आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसी बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। बस हो गया अभिलंब का डिफिनेशन। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखना। न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल सोल्व किया जाएगा तब यहाँ पर इसी कोण को सहारे सोल्व किया जाता है। इसके बाद समझते हैं, अभिलंब समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर आता है आपतन। 2 पॉइंट आता है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, और दूसरा था परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब समझते हैं आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण बस कुछ नहीं, बस अभी बताएं कि अभिलंब एक कल्पना मान ली। कल्पना किस लिए माने हैं, देखो यहाँ पर ही पता चलेगा किस लिए कल्पना करके माने हैं। इसको मानना किस लिए जरूरी था। आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण तथा अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीचवा में जितना कोणमा पर झुकल है ना, वही कोणमा के कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण शॉर्ट में लिख देते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। तो अब पूछेगा आपतन कोण है क्या, तो बस अपने से डिफरेंस बनाओ। आने वाले किरण तथा अभिलंब के बीच में जितना कोणमा बन रहा है, वही कोणमा के क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को हमेशा आई से सूचित किया जाता है। अब ये किस लिए जरूरी है अभी बताते हैं। आप समझते पहले इसके बाद परावर्तन कोण। परावर्तन कोण समझते हैं। परावर्तन कोण तब पर जिस तरह से आपतन कोण का डिफिनेशन बनाया, उसी प्रकार से परावर्तन कोण। आने वाली प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तब परावर्तित किरण, डिफिनेशन यहाँ शुरू हो रहा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जितना कोणमा बन रहा है ना, वही कोणमा का नाम हो गया परावर्तन कोण, और जिसको कोण आर से सूचित करते हैं। कोण आर से, परावर्तन कोण को कोण आर से, आपतन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों जरूरी पड़ा किस लिए? ये दोनों जरूरी पड़ा किस लिए? कोण को जरूरी देना पड़ा किस लिए? देखो, अब दर्पण ले लेना, थोड़ा सा टॉर्च ले लेना, और टॉर्च को इस तरह से मारना, जितने इसको झुकावेगा वो उधर वाला किरण में उतना ही झुकेगा, जितने इसको उठावेगा उतना ही उधर वाला भी किरण में उठेगा। और सीधा मार दोगे, सीधा जाएगा, सीधा चलावेगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा चलावेगा। यानी कहने का मतलब, अगर दर्पण पर, ऐनक पर, ऐनक दर्पण में ऐनक, ऐनक घर में, ऐनक सबके घर में होगा, समतल दर्पण सबके होगा, सबके घर में होगा ऐनक, उस पर जाकर अपना सर्च करते रहना। यहाँ टॉर्च ले लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं, यहाँ से मारते हैं लाइट,
यहाँ से मारते हैं लाइट, यहाँ से लाइट मारते हैं, प्रकाश सीधा जाता है, सीधा आता है, सीधा जाता है, सीधा आता है। तो यानी कि वहाँ पर ही जब प्रकाश हम सीधा डालें, सीधा चला गया, तो यहाँ पर ही गया भी 0 डिग्री पर, आया भी 0 डिग्री पर, यानी कि आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो इसीलिए कोण को कि कितना एंगल से हम इसको मान लीजिए, देखो अब हमको उधर प्रकाश को भेजना है, इधर प्रकाश को भेजना है, तो इसको देखा जाता है कि हम इसको इधर वाला प्रकाश को कितना डिग्री पर भेजें कि हमको उधर वाला प्रकाश उतना ही डिग्री पर जाए। तो यहाँ इसके बाद आगे जब प्रकाश का नियम पढ़ावेंगे वहाँ पर ही पढ़ावेंगे कि जितना कोण वहाँ पर आता है उतना ही कोण वहाँ पर चल जाता है। अभी ना बताएं कि जब समतल दर्पण है वहाँ पर लाइट अगर टॉर्च को जलाएंगे तो चौचबा का जलाएंगे तो चौचबा का अगर इन्हें झुकावेंगे तो उतना ही ऊपर झुकेगा, अगर जितना ऊपर उठावेंगे तो ऊपर उतना ऊपर ही उठेगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जितना कोण पर इधर से प्रकाश डालोगे उतना ही कोण पर उधर से भी प्रकाश उधर ऊपर से उतना ही ऊपर से भी उठता है प्रकाश का प्रवर्तन। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आने वाला मतलब आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों का साइज हमेशा बराबर होता है। जितना कोण पर प्रकाश डाल रहे हो ना उतना ही कोण पर प्रकाश निकल जाएगा। यानी कि इसको से प्रूफ होता है कि जितना कोण पर आवेगा उतना ही कोण पर जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अब सिद्ध हो गया कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण काहे होता है। अगर नहीं पता चल रहा है तो घर जाना, बड़का ऐनक होगा, ऐनक ले लेना, टॉर्च लेना, उस पर मारना, उससे अपने पता लगा कि जितना झुकाओगे उतना ही उधर झुकेगा, जितना इसको उठाओगे उतना ही उधर वाला भी उठेगा। यानी कि जितना उठाओगे यानी कि दोनों का कोण हमेशा बराबर रहता है। इसीलिए कहा गया कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभिलंब तक आप समझते हैं प्रकाश का नियम, प्रकाश का नियम। तो प्रकाश का नियम ये अभी जो पॉइंट बताएं वही पॉइंट प्रकाश का नियम है। प्रकाश का नियम जो अभी पॉइंट बताएं वही पॉइंट प्रकाश का नियम है। समझते हैं प्रकाश का नियम होता कुछ ये। पहला प्रकाश का नियम कहता है कि जितना कोणमा पर आया उतना ही कोणमा पर चल गया, यानी कि आपतन कोणमा और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गया। उसी कोण को कहेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम, यानी कि आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर, दोनों क्या होता है बराबर होता है। जितना कोण पर प्रकाश आया उतना ही कोण बना करके निकल गया। पहला प्रकाश का प्रवर्तन का नियम हो गया। बस अपने दिमाग में रहेगा, अपने आप वहाँ पर ही लिखा जाएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम, आया प्रकाश चल गया, यानी कि जितना कोण पर बना के आया उतना ही कोण पर लौटने वाला प्रकाश, और दोनों का कोणमा जो कोण है हमेशा बराबर रहता है। उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम। दूसरा समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का परावर्तन का नियम। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पहला, आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर। दूसरा का हिंदी में हम बोल देते हैं, लिख लेना, अपने से नोट्स बना लेना। देखो दूसरा का कुछ नहीं, देखो तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, और देखो अभिलंब, तीनों देखो तो एक ही बिंदु पर है, तीनों एक ही बिंदु हो गया। प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम। कहने का मतलब ये हुआ आने वाली किरण तथा आप यानी कि इसको अब इस तरह से बोलो, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है, या फिर तीनों एक ही समतल में होती है। प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम होगी। इसमें कुछ है, कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत बार भी पूछा है, पूछा है कि प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश को प्रवर्तन कराना है तो कितना नियम लागू होगा तो प्रकाश के प्रवर्तन हो जाएगा। पहला नियम कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि जितना कोण पर आवेगा उतना ही कोण पर लौट जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम कि आने वाला प्रकाश और जाने वाला प्रकाश, यानी कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये हो गया प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम, लिखा गया। 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में, इसीलिए ध्यान में रखना। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम
पीछे कर करके अपना नोट्स बना लेगा। प्रकाश का परिवर्तन का नियम हो गया, दोनों पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब यहाँ समझेगा समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। यहाँ विशेषता कौन सी होता है? घर में सबके घर में ऐनक होगा। ऐनक के कह रहे हैं दर्पण। दर्पण वैज्ञानिक भाषा दर्पण, एक अलग नाम देता है दर्पण। सीधे सीधे बोलो ऐनक। ऐनक सब लोग समझता है, ऐनक। उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब उसी को विशेषता देखते हैं, समतल दर्पण का विशेषता होता क्या क्या है। तो घर में सबका ऐनक होगा, देखा होगा जितना साइज के हम में है 4 फुट के, उसी साइज का दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि पहला नोट्स हो गया कि वस्तु का साइज, अब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका साइज बराबर होता है, उसका साइज बराबर होता है। देखो दोनों का साइज बराबर होता है, बना देते हैं इसको। दोनों का साइज क्या होता है? बराबर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा। कभी उल्टा देखे हो? ऐसे खड़ा हो जाते हैं, पैर नीचे मूड़ी नीचे, पैर ऊपर मूड़ी नीचे, देखे हो? नहीं। यानी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन कभी उल्टा भी देखे होगे, गौर से देखना उल्टा, तो उसको उल्टा नहीं कहते, उसको पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब आर अगर तुम इधर से लिखे हो, अगर ऐनक में देखोगे तो यही आर वाई से दिखाई पड़ेगा। इसको उल्टा नहीं कहते हैं, इसको पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। खाना खाते हुए जाना दर्पण के ऐनक में, समतल दर्पण के सामने, तो समतल दर्पण के सामने खाओगे तो लगेगा कि बामा हाथ से खा रहे हैं, तो उसको उल्टा नहीं कहते हैं, उसको पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। यानी कि सिर्फ इधर वाला उधर इधर वाला उधर, बस उसी को उल्टा। कि मथवा नीचे, मुड़िया ऊपर, मथवा नीचे, पैरवा ऊपर दिखाई देता है, नहीं। यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, अब पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई पड़ता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, समझिएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति 5 फीट के है, 5 फीट के है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, लेकिन घर उसका बड़ा उतना 5 फीट का दर्पण ही नहीं है। तो प्रतिबिंब को अपना अगर पूरा प्रतिबिंब को देखना है दर्पण में, तो दर्पण की साइज वस्तु के अपेक्षा कितनी होनी चाहिए? तो वस्तु के अपेक्षा आधी होनी चाहिए, आधी। यानी कि कहने का मतलब 5 फीट के, तो दर्पण के फीट के 2.5 फीट के, दर्पण 2.5 फीट के। समझ में आ गया? अगर कोई वस्तु मान लें कि हमें है, अब हमको चलो हम मान लेते हैं कितना है, शायद 5 फीट। हमको अगर हमको पूरा शरीर देखना है ऊपर से नीचे तक, तो दर्पण कितना बड़ा साइज के लगावेंगे? 2.5 फीट के। तब सब घर में गोदरेज जब खरीदोगे ना, तो गोदरेज में लगा लेना कितना फीट के, अपना नाप लेना साइज, और उसी को आधा लगवा देना कि आधा देखें, आधा रहेगा तो हम अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख लेंगे। तो प्रतिबिंब अपना पूरा देखने के लिए दर्पण का साइज वस्तु के अपेक्षा आधी होनी चाहिए। समझ गए? इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसके बाद याद रखना, जैसे कोई वस्तु उधर दर्पण, समतल दर्पण खड़ा कर दिए, उधर समतल दर्पण। अब इधर से हम आ रहे हैं, इधर से हम आ रहे हैं भी वेग से। कितना वेग से? भी वेग से। इधर से हम आ रहे हैं समतल दर्पण के सामने भी वेग से। कोई भी दर्पण रहे, समतल, कोई फिक्स नहीं कि समतल दर्पण रहे, मतलब कि दर्पण रहना चाहिए। हम दर्पण के सामने भी वेग से आ रहे हैं, तो उधर से भी तो आवेगा। हम इधर से जा रहे हैं तो देखना दर्पणों में लगता है कि उधर से आदमी निकाल के आते हैं बाहर, तो हम इधर से भी वेग से आते हैं, तो दर्पणमा में उधर कितना वेग से आवेगा? तो जितना वेग से वस्तुआ जाते हैं ना, उतना ही वेग से उधर से आता है, उधर से प्रतिबिंब आता है। कितना वेग से? उसका दुगुना वेग से, उसका दुगुना वेग से। यानी कि इधर से हम जा रहे हैं भी वेग से, तो उधर से आवेगा 2 वेग से। कहने का मतलब ये हम इधर 5 की स्पीड से जा रहे हैं, तो उसको में आवेगा दर्पणमा से आवेगा निकाल करके बाहर नहीं आवेगा, मतलब कि दर्पणे में रहेगा। कितना का स्पीड से? दुगना। हम 5 का स्पीड से जा रहे हैं तो दर्पण में आवेगा 10 का स्पीड से। हम 20 का स्पीड से इधर से जा रहे हैं तो उधर से आवेगा 40 के स्पीड में। दर्पण का ये खासियत होता है। देखा होगा दर्पण में
साइड मिरर बाइक वगैरह सब में लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट लिखा है, उसमें लिखा रहता है, मतलब हिंदी में बता देते हैं, इसमें लिखा रहता है नीचे पॉइंट में लिखा रहेगा कि लिखा रहता है कि वस्तु जो पीछे वाला गाड़ी है वो काफ़ी दूर में है, काफ़ी दूर में लगेगा। उसमें लिखा रहता है कि है पीछे रहता है, बहुत पीछे, लेकिन उसमें दिखाई देता है कि वस्तु एकदम आगे आ ले, वस्तु आगे आ ले। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु स्पीड से आ रहा है तो समझ जाना। अभी बताएं कि कोई वस्तु हम दर्पण के सामने अगर भी वेग से जा रहे हैं तो उसमें कितना स्पीड से आएगा, दुगना स्पीड से। तो कोई पीछे से गाड़ी आएगा ना, तो अगर दूरों में रहेगा ना तो उसको हमें भीड़ दिखाई देगा, तो अगर भीड़ रहेगा तो समझ जाना कि वस्तु कहाँ है, दूर है। यानी कि स्पीड से उधर से आएगा ना, उधर से जितना का स्पीड से आएगा दर्पणवा में उतना ही स्पीड से तेज़ी से दिखावेगा, और तेज़ी से दिखावेगा। देखना कब जब आगे से पार होता है ना, तब गाड़ियाँ पारो नहीं होता है, और से पहले ऐनकों में से पार हो जाता है सराग एकदम। जो दर्पण का वेग है उसका वेग स्पीड होता है, दुगुना होता है। किसका दुगुना होता है? वस्तु के अपेक्षा, पीछे वाला के अपेक्षा दुगुना होता है। यहाँ पर ही लिखा था, इंग्लिश भूले हुए क्या होता है, भूले हुए। यहाँ पर दर्पण में, हर दर्पण में नीचे लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है। तो इसके यहाँ तक समझ में आ गया। आप समझते हैं कि अगर कोई दर्पण है, यहाँ से प्रकाश भेज रहे हैं, अब दर्पण को बिना प्रकाश को नहीं हिलावेंगे, दर्पण को हमें जो जितना दर्पण है, यानी कि मान लो कि दर्पण है, अब यहाँ से हम प्रकाश को डालते हैं, ऊपर से प्रकाश को हम डालते हैं, प्रकाश को यहाँ से डाल रहे हैं, प्रकाश को हम डाल रहे हैं। आपतन कौन आई, प्रवर्तन कौन, प्रकाश को यहाँ से आया और यहाँ चल गया, यहाँ आया यहाँ चल गया। अब इस दर्पण को जितना दर्पण, अब इसको हमको थीटा कौन सी दर्पण में कैसे लपा देते हैं, हल्का ऐसे लपा देते हैं। कितना लपाएं? थीटा कोण। तो ये प्रकाश जो है जितना कोण से लपा है उसके दुगुना कोण से, इसके दुगुना कोण से लप जाएगा, दुगुना कोण। यानी कि जितना कोण से अगर प्रकाश दर्पण, पहले दर्पण यहाँ था, देखो पहले दर्पण यहाँ था, ये पहला दर्पण। अब इसी को हम ऐसे नचा दिए, ऐसे। तब प्रकाश, इसको छेद नहीं करना, इसको रखना, फिक्स रखना है। प्रकाश को सिर्फ इस दर्पण को सिर्फ नीचे को ऐसे लपा देते हैं। तब प्रकाश जो है, जितना भी प्रकाश आवेगा वो दुगुना टर्न मार लेगा। यानी कि जितना कोण पर आवेगा उतना कोण से नहीं, मतलब जैसे प्रकाश का नियम क्या बताएं कि जितना कोण से आता है उतना ही कोण से चल जाता है। लेकिन अगर इसको घुमा दोगे ना, इसको, तो ये वाला प्रकाश, ये वाला जो है ये दुगुना और घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा। ये अपना यही रास्ता पर रहेगा, ये घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा, दुगुना 2 थीटा से। हम घुमाए कितना से? थीटा से। घूम गया कितना? 2 थीटा। अब दिक्कत है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ, तो उसको समझ, इसको प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो जैसे अब कोई पाइप है, हमको यहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, चलो इसको हमको देखना है, अब इसको देखने के लिए हम तो नीचे हैं, अब इसको देखना है, तब पूरा ढका हुआ, तो यहाँ से इस प्रकार से इसे पाइप बना देते हैं, पाइप बना दिए। अब बताओ यहाँ से देखेंगे तब भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो देखेंगे कैसे? कुछ नहीं करो, यहाँ पर समतल दर्पण लगा दो, यहाँ पर समतल दर्पण लगा दो। अब दिक्कत है कि कितना कोण पर लगावे, कितना कोण। आप भी बताएं, देखो यार, आप भी बताएं कि अगर थीटा कोण से घुमाओगे तो प्रतिबिंब हमेशा 2 थीटा से घूम जाएगा, दुगुना घूम जाएगा। तो आप बताओ, हमको पहले यहाँ से जाएगा तो ऊपरे सीधा भेजना, सीधा मतलब कौन चीज़, यहाँ से आया ऊपर चले, कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब कोणमा हो गया 90 डिग्री, यानी कि प्रतिबिंब को चाहिए 90 डिग्री, तो दर्पणमा के कितना घुमावेंगे? कर आधा, दर्पणमा के आधा घुमावेंगे तो ना प्रतिबिंब दूसरा दुगुना होगा। तो दर्पणमा को घुमावेंगे आधा, यानी कि इसके आधा, यानी कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो इधर दर्पण को कितना डिग्री पर रख देंगे? 45 डिग्री पर। जब ये 45 डिग्री, तो यहाँ से आवेगा, ये भेजेगा सीधे ऊपरे,
आप सीधे ऊपर आ गया, आप दिक्कत इसको इनने भेजना है, तो ए भी ऊपरे और सीधा ए भी तो 90 आया, तो यहाँ पर भी कितना पर सेट कर देंगे 45 पर, दर्पण कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर। तो यहाँ से देखेंगे तो यह छोटुआ दिखाई दे देगा कि छोटुआ हंसते हैं। आप इसका उपयोग करता कहाँ है, तो पनडुब्बी तो समुंदर के नीचे डूबा हुआ रहता है, वो बाहर निकलेगा, जितना भी देश है सब निगरानी रखते हैं सैटेलाइट से, बाहर निकलेगा देख लेगा कि सैटेलाइट यहाँ इसके पास इतना है, तुरंत फिर गम जाएगा, और तुरंत फिर अगर मान लीजिए लड़ाई होगा तो उसको क्षमता पता चलेगा, शक्ति पता चलेगा कि उतना उसको पावर है। तो इसीलिए पनडुब्बी को हमेशा समुंदर के नीचे डूब कर ही रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलेगा। अब कोई चीज़ बाहर है तो उसको देखना है तो कैसे देखेगा, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये जैसे अंदर है, पूरा कोई चीज़ ऊंचा है, हमको ऊपरे देखना है, तो इसी कर देता है कि मतलब ऊपरे आराम से, नीचे हेड डूबा हुआ नीचे, लेकिन दिख जाता कहाँ ऊपरे, हल्का निकालता है देख लेता है पनडुब्बी। अब तो सैटेलाइट का ज़माना आ गया, कंप्यूटर वगैरह बहुत, अब ये समझ नॉर्मल बात हो गया, पहले इसमें का प्रयोग होता था, लेकिन अब तो नहीं होता, क्योंकि अब एक से एक कंप्यूटर वगैरह आ गया, उसे देखते रहता है। पनडुब्बी बाहर नहीं निकलता है, उसको अगर उसको हमेशा नीचे रहे करता है। जब तेल वगैरह या फिर खाना वगैरह ख़त्म होता है तो वह आता है समुंदर के किनारे, वहाँ पर ऊपर इस तरह से छावनी लगा रहता है, मतलब पूरा छाया रहता है, उसके अंदर आता है पनडुब्बी, उसके बाद डुबला ही आता है, फिर छावनी में जब पहुँच जाता है तब ऊपर निकलता है, तो फिर तेल वगैरह खाना वगैरह सब उसमें भर देता है, और फिर वहाँ से डूबता है तो 2-3 महीना आराम से नीचे, 3-4 महीना नीचे घूमते रहो पनडुब्बी। ये होता है पनडुब्बी, बात कभी पास पर पनडुब्बी। यहाँ तक हो गया। प्रकाश समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता भी समझ में आ गया। विशेषता बता दिए कि जितना साइज के हम है उतना साइज का प्रतिबिंब बनेगा, जितना स्पीड से हम उसके सामने जाएंगे उतना से दुगना स्पीड से वो आएगा हमारे सामने प्रतिबिंब। ऐनक पर भी लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है, देख लेना कभी इंग्लिश पढ़ करके देख लेना, इंग्लिश लिखा रहता है, ध्यान में नहीं आ रहा कोई चीज़ लिखा रहा, मतलब क्या वर्ड था ध्यान में नहीं आ रहा। इसी से रिलेटेड रहता है कि रहेगा दूरे में और लगेगा कि पास में आ ले, लगेगा पास में आ ले, ये हो गया। दूसरा और बता देते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये सब समझ में आ गए, समझ गए थे। और भी खासियत था, चलो उसके बाद समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। यहाँ तक हो गया था। और भी बताया था अभी कि अगर कोनों को अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमावेंगे तब प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा, उसका दुगना कोण से घूम जाएगा, बता दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण, ये सब मिटा देते हैं। उसके बाद समझते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण कुछ नहीं, बस एक खोखला गोला ले लो शीशा का, हो गया गोलीय दर्पण। खोखला होना चाहिए, कुछ नहीं करो, इसको काट दो, इसे 2 भागों में काट के निकल जाएगा। जैसे बचपन में गेंदा खेला होगा, गेंद तो गेंदा गुद्दी वाला जब फट जाता होगा तो देखता है 2 निकल जाता, 2 कब है, 2 कवर निकल जाता है। उसी प्रकार से इसको जब अलग करेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, एक इस प्रकार से निकलेगा, एक इस प्रकार से, इस प्रकार से, कुछ नहीं करता। शीशा का आधा काट दिया, एगो के एने से रंग दिया, एगो के गहेडवा देने से रंग दिया। अब इसको मिटा देते हैं, एगो इधर से रंग दिया, हो गया गोलीय दर्पण। इसका नाम अलग अलग होता है। देखो नाम कैसे याद रखेगा। अब देखो एने तो रंगल है तो देखेंगे एने से ना, एने रंगल है तो एने से देखेंगे, एने से इधर से देखेंगे, इधर से नहीं। रंगल है उधर से तो इधर से दिखाई देगा, रंगल है उधर से तो इधर से दिखाई देगा। यानी कोई वस्तु इधर आएगा तो देख सकते हैं, कोई वस्तु इधर आएगा तो इधर से देख सकते हैं, उधर से नहीं देख सकते, उधर से रंगा हुआ है, उधर से नहीं। अब ऐनकवा आता है तो ऐनकवा के एने से देखते हैं कि एने से देखते हैं, एने से देखते हैं, काहे के ऊपर तो झापा हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है तो दिखते इधर से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब देखो, तो इसका जो
प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक माने जहाँ जो जिसको पर टकरा करके जाता है उसको अगर प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है तो नाम पड़ेगा उत्तल। ट्रिक याद ये करेगा, देखो ऊ से उत्तल, ऊ से उठल, ऊ से उत्तल, ऊ से उठल। अगर प्रवर्तक सतह जाने से देखता है ओढ़ने वाला उठल है तो नाम बोलेगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर प्रवर्तक सतह अंदर धंसल है, अंदर धंसल है तो याद रखना आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल, यानी किसका नाम पड़ जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ट्रिक याद रखना, आ से अवतल, आ से अंदर, ऊ से उत्तल और ऊ से उठल, ऊ से उठल, उठल, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से उठल, आ से अंदर, आ से अवतल। अगर प्रवर्तक सतह जाने से देखते हुए धंसल है तो अवतल, प्रवर्तक सतह उठल है तो उत्तल, प्रवर्तक सतह। अब यहाँ से कंफ्यूज कर देता है बच्चा को, पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार से, बच्चा बोल देता है दर्पण 2 प्रकार के, पूछता है कि कौन कौन, तो बोलता उत्तल एगो अवतल, रह गया इसे। तो एग्जाम में ये पूछता नहीं, बाकी हर आदमी कभी कभी पूछ देता है, या फिर कोई स्टूडेंट पूछ देता है, अपने में बैचलर रहता पूछ देता है कि दर्पण के प्रकार के 2 प्रकार के, कौन कौन? उत्तल अवतल। फंस गए। दर्पण 2 प्रकार के, एगो समतल दर्पण और एगो गोलीय दर्पण, एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। ये कहाँ कहा था कि गोलीय दर्पण के प्रकार के? गोलीय दर्पण कहता था तब है ना तुम एगो का बोलता उत्तल, एगो का बोलता अवतल, लेकिन कहा था नहीं, बोला खाली दर्पण। तो दर्पण में दोनों आ गया, एगो गोलीय दर्पण, एगो अवतल, गोलीय दर्पण, एगो समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भाग? 2 भाग, एगो उत्तल एगो अवतल। तो गोलीय दर्पण कहेगा तब बोलना है 2 प्रकार के कौन कौन, तो एगो उत्तल एगो अवतल। अगर दर्पण पूछेगा तो बोलना एगो समतल दर्पण और एगो गोलीय दर्पण। यहाँ तक कंप्लीट उत्तल दर्पण। बाकी इसके और थोड़ा सा जो उत्तल अवतल उसको अगला क्लास में चलेंगे, देखेंगे इसको अगला क्लास में। बाकी गोलीय दर्पण तक कंप्लीट हो गया। इसको जो अगर नोट्स बनाना है तो अपना वीडियो को पीछे कर करके अपना नोट्स बना लेगा। बस आज तक आज इतना ही तक रखते हैं। बस थोड़ा सा 2 लाइनों के साथ अंत करते हैं। 2 लाइन क्या है? तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों का फिक्र मत करो, कांटों का फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। सबसे बड़ा दुआ माँ के। माँ हमेशा कहते रहती है कि हमेशा माँ के मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं सुनेगा। माँ हमेशा कहता है कि फलो फूल हो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसीलिए दुआओं हमेशा हर जीवन में अच्छा करते रहो, दुआएं अच्छा मिलती रहेगी। हमेशा अच्छा काम करते रहो, दुआएं अच्छा मिलती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है, बोले थे अभी कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। दिशा एक से एक मिलेगा, हर एक दिशा। लेकिन कभी ज़िंदगी में रुकना नहीं कि जो पथ पर तुम लोग चलोगे वहाँ पर कठिनाई, हजार कठिनाई मिलेगा, लेकिन उस कठिनाई को देख के हारना नहीं है, आगे हमेशा बढ़ते रहना है। जहाँ रुक गए हो तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कठिनाई को देख करके पीछे हटना मत, कठिनाई को सामना करते हुए आगे भागना है। ज़िंदगी में जितना कठिनाई मिल जाए आगे बढ़ते रहना है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, बहुत दिशा मिलेगा। कांटे की फिक्र मत करो, कांटे बहुत मिला, अभी बोले ना कि कठिनाई बहुत मिलेगा। कांटे का फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है, दुआ काम आवेगा, माँ के दिया हुआ दुआ। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा माँ बाप से मिल के रहो, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।